Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 4 जुलाई 2020 और हम करेंगे दैनिक जागरण का डिस्कशन। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी न्यूज है आज दैनिक जागरण में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो फर्स्ट न्यूज है पेज नंबर फर्स्ट पर, यहाँ पर कहा गया है कि 15 अगस्त को कोरोना वायरस की वैक्सीन और वो भी कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है इंडिया में। तो दैट्स इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस। तो यहाँ पर क्या याद रखना आपको माय डियर फ्रेंड्स कि जब 15 अगस्त को हम 15 अगस्त मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही हमारे यहाँ पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन आने का चांसेस पूरा बन रहा है, स्वदेशी वैक्सीन। और यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर अब जो भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों की भागीदारी से, साझेदारी से एक हमने वैक्सीन बना रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, और जिसका ह्यूमन ट्रायल मींस मानव परीक्षण अब स्टार्ट हो जाएगा, मानव परीक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चांसेस क्या है कि यदि 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च हुई तो दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, वर्ल्ड के और कई देशों में भी, अमेरिका में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं, अमेरिका में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। और साथ में हमने अभी फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का क्या किया है, घोषणा की है। जबकि अमेरिका की जो कंपनी है मोडेरना है, वो तीसरे चरण में, जो उसका वैक्सीन का तीसरा चरण चालू है ह्यूमन ट्रायल का, तो ये हमसे कहीं बहुत आगे है प्रेजेंट में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि बस इतना सा याद रखना कि प्रेजेंट में हमारे जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसके ट्रायल का हमने क्या दे दिया, अनुमति दे दिया है। और चांसेस ये है कि 15 अगस्त तक हमारा यहाँ पर ट्रायल जो है वो कंप्लीट होने के चांस है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो दवा है और उसका नाम जो है कोवैक्सीन, नाम जो है उसका कोवैक्सीन होगा, कोरोना वायरस वैक्सीन। तो उसका नाम जो रखा गया है कोवैक्सीन कोरोना वायरस वैक्सीन। तो कोवैक्सीन आप याद रखना। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जो NIT यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, वहां से इस वायरस को लिया था जिसके आधार पर हम वैक्सीन बना रहे हैं। उसमें क्या किया गया है कि वायरस का जो आरएनए है, आरएनए को खत्म कर दिया गया है अंदर से। और आरएनए खत्म होने के बाद क्या होता है कि जो वायरस है, जो बाहर जो बाकी पार्ट बचा है, ये जो हमने एक कल्चर तैयार किया वायरस का, उसके ऊपर रसायनों का प्रयोग देखा, और वो रसायनों का जब प्रयोग किया हम, तो आरएनए जो था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। बाकी जो बचा भाग है वो क्या काम आएगा, हमारे वैक्सीन बनाने का काम आएगा। तो यहां पर कैसे वैक्सीन तैयार की जाती है ये हम आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है इसको देखते हैं हम पहले। वैक्सीन तैयार करने का क्या पूरा एक तरीका रहता है उसको हम देखेंगे यहां पर। यहां पर क्या होता है, कोरोना के वायरस को अलग विकसित किया गया, उन्हें लाइव जो वायरस को भारत में बायोटेक प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां पर वायरस का कल्चर को बहुत सारे वायरस तैयार किए गए, फिर लाइव जो मतलब जीवित वायरस थे उनके आरएनए को रसायन द्वारा खत्म किया गया। और एक आरएनए के खत्म होने के बाद वायरस को तो लाइव रहता है, लेकिन आदमी के शरीर में जाने के बाद संख्या बढ़ाने में सक्षम नहीं रहता। अब यहां समझने इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे वैक्सीन तैयार की गई। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पेज नंबर 1 पर है हमारे लिए, यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है, केवल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, मींस इंफॉर्मेशन यहां पेज नंबर 1 पर जो आपको याद रखनी है वो है कि होता क्या है, जो वायरस है कोरोना वायरस, अगर यहां पर वायरस मानिए इसकी संरचना इस टाइप की है, इस टाइप की। तो यहां पर ये है कोरोना वायरस। इसमें क्या होता है, अंदर की साइड में यहां एक आरएनए रहता है। तो क्या होता है, अगर ये हमारे सेल पर जाकर, अगर ये हमारी सेल है शरीर की, इसमें जाएगा ये वायरस, यहां पर चिपक जाएगा सेल से, और बाद में क्या होगा, इसका जो आरएनए है, इस आरएनए को हमारे सेल में इंजेक्ट करता है। बाहर ये जो वायरस है बाकी खोल बाहर रह जाता है,
लेकिन आरएनए केवल एंटर करता है, और ये आरएनए क्या करता है, हमारा जो शरीर का डीएनए है उस डीएनए को यूज करता है और खुद की कई सारी कॉपियां हमारे सेल के अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है। खुद की कॉपी मींस हमारी जो शरीर की मशीनरी रहती है उसको खुद के, तो एक वायरस एंटर किया था, कई हजारों वायरस निकलेंगे, फिर ये सेल को तोड़कर निकल जाएंगे, यहां से सेल ब्रस्ट हो जाएगी, अगेन एक एक वायरस हमारे अन्य शरीर के सेल्स को, एक एक सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, और वापस ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये प्रक्रिया चलने के लिए इसमें जो आरएनए है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका होना बहुत जरूरी है। आरएनए का, आरएनए के बिना ये नहीं कर सकता। तो यहां पर हमने क्या किया, जब वैक्सीन बना रहे हैं तो वैक्सीन में रसायन कौन सा है उसको जब देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो वैक्सीन का जो रसायन है, जो इसका आरएनए है, इसको समाप्त कर देता है। अब एक खोखला बच जाता है, जब खोखला बच जाता है तो ये अब हमारे शरीर में क्या नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता, मीन्स हमारे शरीर में अब वृद्धि नहीं करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आरएनए को समाप्त करने वाला जो रसायन है वही है हमारा क्या, वैक्सीन। तो हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस हमारे शरीर के सेल्स में जाकर कैसे इन्फेक्ट करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं पेज नंबर फर्स्ट पर, कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लद गए विस्तारवाद के दिन, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा कल ही जो लद्दाख था और लेह का जो एरिया है वहां पर क्या किया गया, पूर्वी लद्दाख में दौरा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दौरा किया गया। तो उसी को लिए ये कहा गया कि चीन की जो विस्तारवाद की नीति है, ये हम अच्छे से देखेंगे। पेज नंबर 1 पर केवल यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स कि चीन की विस्तारवादी नीति क्या है, यही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहां बोला जा रहा है। तो इसको डिस्कशन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है पूरा मामला। चलिए यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा कल लेह एंड लद्दाख वहां पर क्या किया गया, दौरा किया गया। उन्होंने चीन की विस्तारवादी जो नीति है उसका क्या किया है, उसको विरोध किया है। उन्होंने कहा है जो चाइना की विस्तारवादी नीति हम देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, माओ हमने कल भी देखा था कि माओ के द्वारा, जो माओ था वहां पर चाइना में, उसके द्वारा 5 फिंगर पॉलिसी दी गई, 5 फिंगर पॉलिसी, जिसके तहत उसने 5 फिंगर पॉलिसी में अपना हाथ जो है उसकी हथेली को तिब्बत को बताता है कि मेरी हाथ की हथेली क्या है, तिब्बत। और 5 जो अंगुलियां हैं 5 फिंगर पॉलिसी में, 5 जो अंगुलियां, उसमें पहली है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड अंगुली बताता है भूटान को, थर्ड जो अंगुली बताता है वो सिक्किम, एंड फोर्थ नेपाल, एंड फिफ्थ जो बताता है उसको बताता है लद्दाख वाला है। तो हमने इसको पहले भी देखा कि 5 फिंगर पॉलिसी में जो चाइना अपनी 5 फिंगर पॉलिसी के तहत इन 5 जगह जो यहां पर जो तिब्बत है उसको झड़प लिया, उसके अलावा यहां अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और यहां पर लद्दाख। तो लद्दाख में अक्साई चीन हड़प लिया और तिब्बत को हड़प लिया, और बाकी एरिया में भी अपना दावा ठोकता है। सिक्किम में हमने देखा कि 2017 में डोकलाम में प्रॉब्लम हुई। तो ये विस्तारवाद की नीति, इसके लिए मोदी साहब ने कहा कि चाइना की जो विस्तारवाद की नीति है, ये इसके दिन अब लद चुके हैं। पूरा वर्ल्ड जो विस्तारवाद की नीति पहले थी, जो औपनिवेशिक शासन के काल में जैसे ब्रिटिश पहले करते थे, वो अब नहीं चलेगी। उसकी जगह अब विकास, डेवलपमेंट, सब लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। तो चाइना इसको छोड़े, डायरेक्टली नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली वहां पर उनके लिए क्या था, एक संदेश। माओ के अलावा फिंगर 5 पॉलिसी के अलावा हम देखें साउथ चाइना सी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि साउथ चाइना सी में भी अपना दावा ठोकता है कौन, चाइना। उसके अलावा हम देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके द्वारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से दूसरे की पीओके जो हमारा है वहां से वो क्या निकाल रहा है, सड़क मार्ग बना रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। ये सभी विस्तारवादी नीति है। उसके अलावा अगर हम साउथ चाइना सी में स्पार्टले द्वीप और साउथ चाइना सी में पैरासिल द्वीप देखें, उसके अलावा जापान के साथ सेनकाकू द्वीप के लिए लेकर प्रॉब्लम है। ये सभी चाइना की विस्तारवादी नीति है, जिनके कारण, और अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है देशों में, तो वो भी उसकी एक विस्तारवादी नीति है जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम कर रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा इनडायरेक्टली यही कहा गया कि चाइना जो इस विस्तारवादी नीति अपना रहा है वो कहीं न कहीं गलत है। और हमने देखा भी था प्रीवियस लेक्चर में, आपने देखा होगा, मैंने डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन किया था कि हमने 5 जून 22 जून और 30 जून को 3 कमांडर लेवल की बातचीत की है। उसके बावजूद चाइना लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रहा है, तो इंडिया ने भी अपनी आर्मी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 5 जून में बात में ये हुआ था कि हम संख्या जो है कम करेंगे। अगर 9 जून को देखें तो यहाँ संख्या कम थी, बाद में 5 जून की बातचीत के बाद या 16 जून को चाइना के द्वारा लगातार अपनी आर्मी को बढ़ाया गया। ये सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। 9 जून को यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं थी एलएसी के आसपास, यहाँ पर मींस स्पेशली गलवान घाटी में यहाँ पर ट्रक्स
यहाँ पर का आना जाना हो रहा है। साथ में हमने देखा था कि पूर्वी लद्दाख में यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम चल रहा था, गलवान वैली, उसमें LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्पेशली गलवान वैली, वहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कंप्लीट। उसके बाद दरबुक सियोक रोड बनने से क्या फायदा हुआ है, इसको हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे LAC के आसपास यहाँ तेजी से चाइना अपना बिल्डअप कर रहा है। अगर आप कोई भी नया मेरा वीडियो देख रहा हो पहली बार, तो आप प्रीवियस जो लेक्चर हैं पिछले 10 डेज के, उसमें कोई भी जाकर किसी भी लेक्चर में आप इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम समझ सकते हो। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी कहा था कि अक्साई चीन तक अब हमारा दरबुक ले से लेकर दरबुक सियोक रोड बन गया है। तो यहाँ पर सियाचिन पर ग्लेशियर ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां तक हमारी क्या निगरानी हो गई है। और यहाँ अक्साई चीन, जो हमारे अक्साई चीन में सिंजियांग तिब्बत रोड गुजर रहा है, ये भी हमारा पार्ट है। तो सही सिंजियांग तिब्बत रोड हो या फिर यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों जगह इंडिया आराम से अब यहाँ अक्साई जो सियाचिन ग्लेशियर वहां से निगरानी कर सकता है। इसलिए अब इंडिया के कारण जो रोड बन गया है, तेजी से यहाँ पर पहुंच हो गई इंडिया की, इसीलिए अब यहां से निगरानी कर सकता। तो चाइना का जो एडवांटेज मिला हुआ था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ये लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब बातें की थी। यहाँ पर गलवान वैली, इसके साथ यहाँ पर काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज, और ये जो रेड लाइन है ये क्या है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 की युद्ध के समय खींची गई थी चाइना के द्वारा एक तरफा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड, जिनका हमने डिस्कशन किया। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको सभी को कि क्या पूरा कहानी है। तो विस्तारवाद की जो नीति है चाइना की, उसका विरोध किया गया है इंडिया के द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट आगे, पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए केवल याद रखना कि मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर आप लोगों को पता होगा तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा था कि संसद में 3 सत्र रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 3 सत्र। एक रहता है मानसून सत्र, एक रहता है मानसून सत्र, एक रहता है बजट सत्र, बजट, और एक रहता है विंटर सेशन में सर्द सत्र। और 3 सत्र रहते हैं किसमें, संसद में। लेकिन यहां पर कहा गया है कि संसद में 2 सत्रों के बीच में 6 महीने की क्या हो सकती है, 6 महीने का मिनिमम क्या हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है, गैप हो सकता है। इसलिए 1 साल में मिनिमम 2 सत्र तो संसद में चलेंगे ही। इसलिए बस आपको इतना सा याद रखना, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, तो वहां जब संसद पढ़ोगे तो वहां आपको अच्छे से बताया जाएगा, वहां पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि संसद के कितने सत्र रहते हैं। और वहां यह भी बताया जाएगा कि संसद का सत्र बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के सत्र को खत्म कौन करता है, तो राष्ट्रपति। अगर टेम्पररी स्थगन करना रहे सत्र को, तो क्या होगा, उसको करता है जो स्पीकर रहता है या फिर जो वहां पर चेयरमैन रहता है राज्यसभा में, वो इसको फिक्स करता है। समझो आप, अगर 2 महीने का सत्र चल रहा है संसद में, तो एक सत्र स्टार्ट होने की तारीख, तो ये स्टार्ट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। जो खत्म का तारीख है वो भी कौन फिक्स करेगा, प्राइम मिनिस्टर, उसके द्वारा खत्म किया जाएगा। और जब बीच में 2 महीने के बीच में जो एक दिन के लिए, 2-2, 4-4 घंटे के लिए जो स्थगन किया जाता है, ये हाउस का जो चेयरमैन है या स्पीकर है उसके द्वारा। अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर स्पीकर होगा, और अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां वेंकैया नायडू साहब जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो इसको करेंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं आगे के पेज पर, पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर अगर हम देखें यहां पर, तो कोरोना की चुनौती, हमने पहले भी इस पर काफी डिस्कशन किया, सो आई थिंक नो नीड। पेज नंबर 5 पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड। पेज नंबर 5 पर हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है, सो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। चालबाज चीन, पेज नंबर 6 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ प्रधानमंत्री साहब ने कल लेह में जो जवान थे उनको संबोधित किया है, और जो लोग मारे गए थे 20, हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए थे, उनको क्या श्रद्धांजलि दी है वहां पर पीएम ने जाकर। और जो 15 की रात को जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, उसके तहत जितने सैनिक घायल हो गए थे उनसे भी जाकर मिले हैं, और यहाँ पर समझ रहे हैं कि कहां पर कितना चाइना आगे आ गया है, LAC को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है, बिपिन रावत साहब के द्वारा समझाया जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं, यहां पर यह कहा गया कि चीन को विवाद में कई देशों का समर्थन भी मिला है, तो यही चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर चाइना पर क्या किया जाए, चाइना पर क्या किया जाए, एक प्रेशर डेवलप किया जाए। इसमें एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे इंडिया का जो विदेशी सचिव है, उन्होंने किस किस के साथ क्या बात की है माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान, सभी के राजदूतों से को बताया इस बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जापान ने ये भी कहा कि एक तरफा तरीके से जो यथास्थिति है उसको बदलने का विरोध हो, मींस जो चाइना पहले की जो अपनी पोजीशन थी उससे आगे आ गया है, उसको लेकर यहाँ पर
जापान ने कहा है कि ये गलत तरीका। चीन से बिजली उपकरण जितने भी आयात होते हैं उन पर पूरी तरह रोक लगेगी, ये कहा जा रहा है, और हम घरेलू स्तर पर ही इस तरह के अब उपकरण बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री के साहब के द्वारा जो चलाई गई है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हम बिजली उपकरणों को क्या करेंगे, अब हम बिजली उपकरण जो है उनके आयात पर भी रोक लगाएंगे। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर पीएम दौरे से क्या होगा कि सैनिकों का मनोबल ऊंचा होगा, दैट्स राइट। और विशेषज्ञ बोलते हैं कि पीएम ने लद्दाख में जो दौरा किया उससे चीन को सख्त संदेश गया है कि अब इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, जैसे आपने 1962 में कर लिया वैसा नहीं। और टिकटॉक की जगह एक देसी ऐप आया, उसका नाम चिंगारी ऐप है। तो आपके आसपास जो पहले कोई टिकटॉकर थे, आप परेशान हो रहे हो तो उनको बता देना कि चिंगारी ऐप यूज कर सकते हैं। चालबाज चीन हर बार का करारा जवाब देने के तैयार हैं हम, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। चाइना सब इंपॉर्टेंट है। साथ में खिलौना का जो बाजार है चाइना का, उसको भी प्रतिस्थापित करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं यहां पर राजनीति की बिगड़ती भाषा। यहां वही कल वाला एक चैप्टर है कि प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं चाइना को लेकर, तो ये सिंपल सा लिखा हुआ है, दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चीन के पाखंड पर प्रहार, जो प्रधानमंत्री साहब ने वहां पर नेपाल में लद्दाख में जाकर यात्रा की है, उसी को लेकर ये पूरा कहा गया है। और ऐसे टॉपिक्स पर हमने कई बार डिस्कशन किया है माय डियर फ्रेंड, यहां पर अगेन प्रोत्साहन मांगता पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान। यहां पर कहा गया है कि एलिलोपैथी की जगह जो हमारा पारंपरिक चिकित्सा जो आयुष मंत्रालय उसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा चाहे योग हो सकता है या फिर हमारा जो आयुर्वेद है, उन सभी को, या यूनानी हो सकती है, उन सभी को यहां पर क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने जो बातें लिखी है वो सामान्य लिखी है, आपको सिंपल सी जो बातें हैं वो याद रखनी है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुष है, आयुर्वेद, यूनानी, वो सभी योगा, उन सभी को हमें बढ़ावा जाना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्थिक मोर्चे पर चीन से निपटने की तैयारी, दैट्स इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आसान नहीं है आयात को रोकने की राह। ये दो जो हमारे लिए एक जो आर्टिकल है, यहां पर एक आर्टिकल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है। यहां पर अगर हम इसको देखें, तो सबसे जो हम इंपॉर्टेंट, हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, तो क्या है पूरा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, वो हमने देखा। यहां पर 59 जो चीनी ऐप है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गवर्नमेंट ने, ये ठीक है, दैट्स गुड। अब यहां पर चलते हैं कि चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से, चाइना के सामान का बहिष्कार करने से चाइना परेशान हो रहा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां क्या कहा गया कि अभी चीन को आर्थिक चुनौती देना और देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए कई आर्थिक रणनीति को अपनाने भी जरूरी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या क्या हमें प्रावधान करने पड़ेंगे, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या कहा गया कि चीन पर अगर हमें निर्भरता कम करना है तो चीन के आयात किए जाने वाले उत्पाद जो देश में, उन्हें देश में उत्पादित करने के लिए हम प्रोत्साहन करें। मींस आत्मनिर्भर भारत के तहत हम देश में ही उत्पादित करें सामान। चीन का जो कच्चा माल है, चीन को कच्चे माल के निर्यातों पर सख्त और उन पर उपकर लगाया जाना। तो चीन के जो कच्चा माल का जो हम निर्यात करते हैं उन पर सख्ती, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। चीन को कच्चे माल के निर्यातों पर तो कच्चा माल हम नहीं भेजें, क्योंकि कच्चा माल बनाकर वो पका हुआ माल वापस यहां बेचता है। एंड अमेरिका, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान जैसे देशों में चीनी सामानों के विकल्प का बनने का अवसर अपने नियंत्रण में लेना। तो यहां पर जो ये मार्केट है जिनमें चाइना के सामान ज्यादा फैले हुए हैं, इन सामानों की जगह, चाइना के सामानों की जगह हमारे सामान अगर हम यहां बेच सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। तो चाइना के जो सामान इन देशों के जाके मार्केट में बिकते हैं, तो कैसे इन मार्केट को हम कैप्चर करें, इंडिया मार्केट को कैप्चर करें इन सभी देशों का, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, साथ में चाइना की कमर भी टूटेगी। साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर देश के उद्योग जो है, देश के उद्योगों को नए शोध से लाभान्वित करने वाले संगठनों को प्रभावी बनाना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, तकनीकी विकास बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाते हुए हम आत्मनिर्भरता की दिशा पर बढ़ सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए ताकि हम चाइना से जो माल आ रहा है उसको रोक सकते हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहां पर कि भले ही चीन की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था 5 गुनी बड़ी हो, लेकिन हम ये न भूलें कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी, तो दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया, और हमारे पास विदेशी मुद्रा का लगभग $500 बिलियन का क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार।
ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे इन्होंने क्या कहा अपने आर्टिकल में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या करना चाहिए चीन के सामानों का बहिष्कार करने के तौर पर यहां पर। और एक और कदम आगे दिख रहे हैं, इसमें चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट भी आई है, चीन का निर्यात भी घटा है, ये भी हमने देख रहे हैं। साथ में कई देशों ने चीन से जो आयात करते थे उन पर एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाया। तो एंटी डंपिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई देश किसी दूसरे देश में अपना सस्ता माल खपाता है तो दूसरा सामने वाला देश जब उसके सामानों पर शुल्क बढ़ा देता है तो उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग शुल्क। और इसको देखेंगे, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के नए फैसले के बाद यूरोपीय संघ ने भी कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। तो अब चाइना के उत्पादों पर यूरोपियन यूनियन भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। अगर हम देखें 2019 में चीन से जो आयात घटा है, हमारा आयात घटा है, साथ में जो भारत का चीन के साथ व्यापार घटा है वो भी कम हुआ है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और देश में चीन के प्रति नकारात्मक माहौल है। अब इसीलिए मेरा आपसे सजेशन है कि अगर आप चाइनीज वस्तुओं को अगर कम यूज करते हो, अगर आप फ्यूचर में कोई नई वस्तु खरीदते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत में कोई वस्तु निर्मित है या कोई अन्य देश में निर्मित है उस वस्तु को थोड़ा ज्यादा क्या दें, तवज्जो दें, उसको ज्यादा अपनी प्रायोरिटी पे रखें। चाइनीज सामानों का थोड़ा बहिष्कार करें ताकि चाइना लाइन पर आए। साथ में ही 68% जो लोग हैं उन्होंने चाइना के जो प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार का मत व्यक्त किया है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखते हैं, साथ में देश के उद्यमियों द्वारा चाइना से आयात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं की भी पहचान की जा रही है जो देश के उद्योग के कारोबार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और इसी को लेकर यहां पर चीन द्वारा चीन क्या करता है, भारत की करीब 2800 से अधिक वस्तुओं पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाया है ताकि हम वहां पर निर्यात कर सके। इसके कारण ये वस्तुएं चीन में निर्यात करना मुश्किल है, जबकि भारत ने केवल उनकी 430 वस्तुओं पर ही क्या लगाया, नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है ये भी हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। देखो टैरिफ बैरियर में क्या होता है, डायरेक्टली शुल्क बढ़ा देते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर में शुल्क नहीं बढ़ाकर क्या करते हैं, नए दूसरे तरीके अपनाते हैं कि चाइना कह सकता है कि आप 10 क्विंटल गेहूं से ज्यादा यहां इंपोर्ट नहीं कर सकते हमारे देश में, मींस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हमारे देश में। दूसरा कि आपके यहाँ पेस्टिसाइड ज्यादा है, पेस्टिसाइड की मात्रा मिर्ची में इतनी होनी चाहिए, पर्टिकुलर मैंगो में इतनी होनी चाहिए। ये सभी जो मैं बातें हैं जिनके आधार पर अगर किसी भी देश के आयात, जो कोई देश निर्यात करता है और कोई देश आयात करता है, तो इन आधारों पर अगर जो बैरियर लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं यहां पर आगे। निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनने की संभावना के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कोविड-19 के बाद नई दुनिया में आगे बढ़ने में बुनियादी संसाधन, तकनीक और विशेषज्ञता इनकी भी जरूरी है। तो इसीलिए भारतीय युवा प्रोफेशनलों की तमाम क्षमताओं से लैस दिख रहे हैं। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास काफी मात्रा में ज्यादा ह्यूमन संसाधन है जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सभी हमें इंपॉर्टेंट लेना है। साथ में माय डियर फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है कि चीन को अगर आर्थिक मोर्चे पर हमें मात देनी है तो हमें जो कारोबार की कमजोरियां हमारे देश में, यहां पर बिजनेस की कमजोरियां, उसको हम क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। जो सरकार है उसको सूक्ष्म आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय उत्पाद चीनी उत्पादों को मात दे, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, संस्थागत सुधार जो है उन पर जोर देना पड़ेगा। हमें निर्यात मुखी जो विनिर्माण है उसको गति देना पड़ेगा, मींस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें बढ़ाना देना पड़ेगा। हमें अपने लागत, जो उत्पाद है उसकी लागत जो है वो कम करनी पड़ेगी, मींस हमारे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। और भारत के उद्योगों को चीनी उद्योगों के मुकाबले खड़ा करने के लिए नए आविष्कार हमें करना पड़ेंगे, पेटेंट एंड खोजों की परिचित करवाने के मध्य जो औद्योगिक शोध है उससे संबंधित शीर्ष संस्थानों को और प्रभावी महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत है। तो यहां पर ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि कैसे हम चाइना को एक तरफ कर सकते हैं इन सभी प्रयोगों के द्वारा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहां देखें तो यहां पर यह कहा गया कि चाइना के प्रोडक्ट्स को दूर करना थोड़ा सा अभी क्या है, मुश्किल है। यहां पर यह बोला गया माय डियर फ्रेंड्स कि आसान नहीं है चाइना का आयात रोकना, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों नहीं आसान है, यहां पर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि ये सभी पता है कि 20 सैनिक मारे गए थे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जो कहा गया, जिसमें कुछ मुझे अच्छा भी लगता है, इन्होंने जो राइटर ने लिखा कि व्यापार घाटा, आप सभी को पता है जब कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट की तुलना में तो व्यापार घाटा होता है वस्तुओं का। हमने यहां पर देखा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है चाइना, किस किस चीज के लिए चाइना पर हम डिपेंड है। तो अगर हम देखें हमारा दवा जो उद्योग है
स्पेशली हमारा दवा उद्योग, उसका लगभग 70% जो कच्चा माल आता है वो चाइना से आता है, सबसे बड़ा। अगर स्मार्टफोन की बात करें तो चीनी उत्पादों की हिस्सेदारी हमारे मार्केट में 70% है। साथ में ही अगर हम देखें वाहनों के कल पुर्जे, लगभग 26% वाहनों के कल पुर्जे हैं वो कहां से आते हैं? चाइना से। और सौर ऊर्जा उपकरण में लगभग 90% जो पार्ट है वो कहां से आता है? चाइना से। तो ये एक साथ इन सभी को इंडियन मार्केट से हटाना वो इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पहले हमें खुद की जो एक इंडस्ट्री उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर हम यहां से जो माल आ रहा है कच्चा उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं कि कैसे हम निर्भरता कम करें। उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम गैर जरूरी वस्तुओं पर काम करना होगा। गैर जरूरी वस्तुओं पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों की वजह से भले ही हम चीनी उत्पादों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा सकते हैं। इससे चीनी सामानों की जब कीमत बढ़ेगी तो भारतीय उत्पादक उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो ये सभी हमारा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट अभी विचार भी कर रही है कि जो चाइना से सामान आयातित हुआ है इंडिया में उस पर हम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, शुल्क बढ़ा सकते हैं। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर पेज नंबर 8 पर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आप चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर वर्चुअल मार्क, आजकल राजनीतिक जो मीटिंग हो रही है वर्चुअल हो रही है, मींस लाइव। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमें चेंज करना है, क्यों इंडिया पीछे रह गया। भारत के ठुलमुल रवैये के कारण चीन हड़पता गया बाजार। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स रहे जिनके कारण हम चाइना से पीछे हो गए। ये सभी पॉइंट्स आपका जरूरी है ताकि हम क्या करें, आगे आने वाले समय में हम इन सभी चीजों से बचें। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि अभी हम बहिष्कार कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन हमारे यहां क्या रहा पिछले 1.5 दशक से, पिछले 1.5-2 दशक से हमने व्यापार की दूरगामी नीति का अभाव रहा हमारा। हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुनियादी जो सुविधाएं थी उनकी कमी रही। टैरिफ पॉलिसी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लिंक ना होना, मींस हमने क्या किया, टैरिफ पॉलिसी को सस्ता रखा, विदेशी निवेश में नहीं आया और उसकी जगह क्या आया, बहुत ज्यादा बाहर से क्या आ गया, इंपोर्ट हो गया। लाल फीताशाही हावी रही, रेड टेपिज्म, जिसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं करता। करेंसी में हमारी मजबूती थी तो कोई हमारे यहाँ पर करेंसी में मजबूती होने के कारण क्या होता था कि हमारा रुपया बहुत मजबूत रहता था और बाहर की अगर मुद्राएं कमजोर रहती थी तो क्या होता था उससे कि हम वहां की बाहर की मुद्रा के आधार पर हम यहाँ पर ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद सकते थे। जैसे डॉलर की अगर कोई वस्तु है तो अगर डॉलर में $5 की भी अगर कोई वस्तु है तो हम इसको इंडियन मार्केट में नहीं खरीद सकते। तो करेंसी की मजबूती भी एक प्रॉब्लम है। साथ में चीन के साथ हमने क्या किया, सामरिक स्थिरता कायम रखने के लिए व्यापारिक स्तर पर नरम रहने की जैसे मसले भी हमारे को खा गए। हमने चाइना को खूब बढ़ोतरी करने दी इंडिया में, और वही चाइना ने अपना निर्यात इन 8 वर्षों में दुगना कर लिया, जबकि हमारा व्यापार उतना ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि हम चाइना के साथ जो लिबरल पॉलिसी है उसको अपना रहे थे, उसको हमने अपनाया। दैट्स मेजर प्रॉब्लम। साथ में यहां पर देखना, अगर हम दवा कंपनियों की बात करें तो पिछले 15 सालों से हमें दवा कंपनी ये बोल रही थी कि फर्मेंटेशन के लिए हमें पर्याप्त, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, किण्वीकरण। फर्मेंटेशन मींस जैसे दूध का दही बनता है तो फर्मेंटेशन होता है, उसी तरह दवाइयां बनाने के लिए फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए लगातार बिजली होना चाहिए, एक निश्चित तापमान होना चाहिए। लेकिन जब नेटवर्क से काम नहीं हो सकता तो बिजली उद्योग, पिछले 15 साल में क्या हुआ, बिजली उद्योग नहीं होने के कारण हम पूरी तरह दवा के लिए कहां पर, दवा का जो कच्चा मटेरियल है उसके लिए चाइना पर निर्भर हो गए। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। साथ में भारत में टैरिफ को ध्यान में रखते हुए एफडीआई नीति का आज भी अभाव है। हमने क्या किया, चीन व अन्य देशों में क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना, हमने क्या किया, चीन एंड अन्य देश से क्या हुआ, हमारे यहां पर जिस सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना होता है उस सेक्टर में टैरिफ की दर ऊंची होती है ताकि विदेशी कंपनियां आयात की जगह में क्या करें, निर्माण करें। लेकिन पिछले दशक से हमने क्या किया, आयात पर टैरिफ बढ़ाया गया होता तो कंपनियां पहले ही अपने यहां पर क्या करती, अपने जो निवेश कर चुकी होती। दैट्स इंपॉर्टेंट। दूरगामी सोच का हमारे यहां अभाव रहा। हमने क्या किया, हमने भारत ने एंटी डंपिंग जो ड्यूटी और जो आयात शुल्क है बढ़ाने जैसी छोटी छोटी चीजों में फंसा रहा, जबकि दूसरी तरफ जो चाइना था और वियतनाम था वो मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने पर दूरगामी फैसला लिया।
हमने मैन्युफैक्चरिंग की अनदेखी की, हमने मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए और स्पेशली उसी कारण हमारा जो सामान 100 रुपए का बन रहा था वो सामान चाइना में 50 रुपए में बन के तैयार हो रहा था। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हमारे यहाँ महंगा पड़ता है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो है, ये सभी हमारे लिए प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ लागत अधिक आती है सामान की, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में माय डियर फ्रेंड्स क्या होता था, इसमें क्या हुआ, 15 सालों से चीन जमीन, बिजली जैसे कई कारकों पर मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको इंसेंटिव मींस उसको प्रोत्साहन दे रहा था, जबकि भारत में ये सभी कुछ नहीं मिलता। भारत में तो जमीन अगर लिया है तो उस पर जमीन को खा और जाएंगे। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है माय डियर फ्रेंड्स, इसके कारण इंडिया पिछड़ता गया। तो इसीलिए कहा गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। और अगर 2005-6 की बात करें तो हमारा जो निर्यात था वो 6.7 बिलियन डॉलर था, जबकि आयात केवल 10 था। और हमारा ट्रेड अगर डेफिसिट देखें तो सीधा लगभग 3 बिलियन डॉलर का है। लेकिन अगर 2014-15 की देखें में 13-14 में तो लगभग यहां पर अगर आप देखोगे तो हम आयात करने लगे 51 बिलियन डॉलर का, जबकि निर्यात केवल होता था हमारा 14 बिलियन डॉलर का। तो हमें सीधा लगभग यहां पर माय डियर फ्रेंड्स लगभग 35 बिलियन डॉलर का क्या होता नुकसान हो रहा था व्यापार घाटा। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि कैसे हम चीन से पिछड़ते गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होती है, मैंने बताया कि टैरिफ में क्या होता है वो देखेंगे कि डायरेक्टली टैरिफ में क्या होता है, शुल्क को बढ़ाया जाता है, जबकि नॉन टैरिफ जो होती है उसमें क्या होता है, शुल्क की जगह कोई अन्य प्रावधान कर दिए जाते हैं जिसमें ये कहा जाए कि पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इतने सामान से ज्यादा आप दूसरे देश में नहीं ले जा सकते, पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी होनी चाहिए, जबकि इंडिया भी डेवलपिंग देश है तो ये सब नियम फॉलो ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली किसी दूसरे देश के निर्यात को कम करने के एक तरीके हैं। अब इंडिया ने क्या किया, 6 क्षेत्रों में नए बदलाव करेगी माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। अब क्या किया है कि हम क्या करेंगे कि चीन से जो आयात है वो तो घटाएंगे, वो हमारा मेन मकसद नहीं है, वो तो एक सिंपल मकसद है कि चीन से आयात तो घटाएंगे, साथ में ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हम हिस्सा बनेंगे, मींस पूरे वर्ल्ड में हमारा सामान बिके, ये भी हम चाहेंगे। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमने क्या किया है, 6 क्षेत्र चुने हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कैसे हमारे यहाँ ईज बिजनेस जो है, दूसरी कंपनियां आकर बिजनेस करे वो सस्ता हो ताकि हमारे यहाँ उत्पादन हो। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है, लॉजिस्टिक में जो परिवहन है सस्ता, जो भाड़ा है माल भाड़ा वो सस्ता हो, जमीन आसानी से अधिग्रहित हो जाए। क्लस्टर मींस ऐसे उद्योग के लगाने के लिए जगह ऐसी जगह देखें जहां आसपास के सभी उद्योग हो जाएं। एंड सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं ताकि वहां पर कई तरह की छूटें मिलती है कंपनियों को, तो सहज बनाएं। और बिजली आसानी से कंपनियों को मिल जाए। तो ये सभी उद्योग हैं जिनके ऊपर ये कभी भी आप यूपीएससी में, स्टेट पीसीएससी में आप यूटिलाइज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब यहां पर क्या क्या चेंज किया गया, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। क्या चेंज करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो। जो क्षेत्र है उनमें हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उनमें क्या चेंज करेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर पहला जो चेंज करेंगे उसमें क्या है कि जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या करेंगे, ये इसमें क्या है, डिजिटल प्रोसेस होगी पूरी। तो अगर कोई कंपनी क्या करेगी, कोई भी कंपनी है जैसे सरकारी एजेंसी संपर्क के लिए सिंगल विंडो होगा, कोई भी बाहर की कोई कंपनी है अगर यह निवेश करना चाहती है और कोई इंडिया की कंपनी निवेश करना चाहती है तो क्या होगा यहां पर कि एक ही जगह पूरा काम हो जाएगा, उनका अलग अलग घूमना नहीं पड़ेगा। और साथ में कानूनी विवाद अगर होते हैं किसी मामले को लेकर तो विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। और साथ में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों स्तर पर श्रम कानूनों में भी क्या किया जाएगा, सुधार। अगर एफडीआई की बात करें तो यहां पर एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगा, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाया जाएगा। और वर्तमान की जो एफडीआई नीति की समीक्षा हो रही है, एफडीआई पॉलिसी जल्दी से 2020 आने वाली है, तो निवेश के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी होगी। लॉजिस्टिक में सड़क और रेल दोनों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाएं, इसमें इंडस्ट्रियल हब, पोर्ट, लॉजिस्टिक सुविधा भी उपलब्ध होगी ताकि जो माल भाड़े में जो पैसा लगता है बहुत ज्यादा कंपनियों का, जिसके कारण उसका उत्पादन जो महंगा होता है उसको भी यहां पर क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। अगर यहां और बात करें हम, और क्या होगा यहां पर कि सभी जो पोर्ट है उनका पूरी तरह डिजिटलाइजेशन होगा। और साथ में ही जो इनलैंड वाटर है, जो हमारा वाटर है, वाटर बॉडी जो उनका सस्ता पड़ता है, सड़क पर कोई वाहन चलता है तो ज्यादा महंगा पड़ता है, जबकि अगर पानी पर चलता है तो सस्ता पड़ता है। लैंड की अगर बात करें तो यहां पर नेशनल बिल्डिंग कोड बनेगा। इसमें क्या होगा, सरकार एक जो जितनी भी बेकार जमीन पड़ी उसके लिए लैंड बैंक बनाएगा और जमीन के सारे जो रिकॉर्ड है उसका डिजिटलाइजेशन होगा। यूनिट लगाने के लिए जमीन की खरीद के दौरान कीमत के भुगतान में राहत मिलेगी और किस्त में भुगतान कर सकेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो।
क्लस्टर और सेज, ये क्या होता है? क्लस्टर के विकास के लिए मजबूत क्लस्टर डेवलपमेंट रणनीति मींस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मींस आसपास नए उद्योग लगाने के लिए एक साथ एक पूरा ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहां सभी उद्योग लगेंगे। अगर बिजली की बात करें तो औद्योगिक इकाइयों को बिजली उत्पादक कंपनियां सीधी बिजली खरीद सकेगी मींस औद्योगिक इकाइयां अब बिजली कंपनियों से सीधी बिजली खरीद लेगी और भारत में बिजली के थोक बाजार को विकसित किया जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी इंडिया को करना है, इंडिया को करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें हमें यूज करके क्या करना पड़ेगा, हमारे जो 6 क्षेत्र है उनमें जो चाइना का आयात है उसको घटाएंगे, साथ में वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो वस्तुएं हैं उनको भी हम बेच सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं आगे, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 हमने पहले भी देखा था, लिम्पियदुरा, लिपुलेक एंड कालापानी, वहां पर लेकर प्रॉब्लम हुई थी केपी शर्मा ओली के द्वारा। अब ये आ रहा है कि केपी शर्मा ओली अभी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं पेज नंबर 12, नो नीड टू रीड ओनली स्पोर्ट्स न्यूज। यहां पर चलते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, केवल एक न्यूज आप याद रखना, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था कि इजराइल ने एक अपना ऑपरेशन चलाया था 1976 में। क्या हुआ था, इजराइल के कमांडो ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट, बहुत फेमस है 1976 का। इसमें क्या हुआ, युगांडा का जो एंतबे एयरपोर्ट है, युगांडा का एंतबे एयरपोर्ट है, वहां पर चीन का एक विमान था, उसमें क्या था लगभग 100 बंधक थे, उनको बंधक बना लिया गया था चीन के विमान को। इस विमान को छुड़ाना था, साथ में 100 बंधकों को भी छुड़ाना था। ये एंतबे एयरपोर्ट पर ही विमान खड़ा था इजराइल का, और यहां पर आतंकवादियों के कब्जे में था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया, 20 कमांडो के 3 विमानों के जरिए इजराइल से यहां पर आए, कहां पर, युगांडा में, और 35 मिनट में युगांडा के 20 सैनिक मारे, 7 अपहरणकर्ता और 3 बंधक भी मारे गए, और सभी जो लोग थे उनको बचाकर 3 वायुयानों में वापस उड़ाकर ले गए, कहां पर, इजराइल में। तो इजराइल कहां, अफ्रीका का जो कौन सा देश है, युगांडा में आया माय डियर फ्रेंड्स। युगांडा में कहां से, इजराइल से युगांडा में ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। तो इससे पता लगता है कि जो इजराइल है उसकी जो पावर है वो किस टाइप की है, कि किस टाइप से एक बहुत अच्छे ऑपरेशंस को वहां की आर्मी क्या कर देती है, सक्सेसफुल करती है। और ये इनके अपहरण में थे, जैसे हमारे कांधार में हमारा विमान अपहरण कर लिया था, सेम यहीं पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन यहां इजराइल ने उसको छुड़ा लिया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखा माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो लास्ट पॉइंट आपने देखा होगा, मैंने अभी भी बता देता हूं आपको कि क्या है पूरा टैरिफ एंड एंटी टैरिफ जो ड्यूटीज है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, को थोड़ा समझ लेना। कि अगर कोई देश है, यहां पर है इंडिया और यहां पर है यूएसए ने कहा कि यूएसए के अंदर यहां माल जाता है, तो यूएसए क्या करेगा कि इसकी खुद की इंडस्ट्री को बचाने के लिए अगर इंडिया सस्ता कोई प्रोडक्ट बनाकर यहां बेच रहा है, तो वहां पर कोई वही सेम प्रोडक्ट बनता है तो कोई नहीं खरीदेगा यूएसए का, जबकि इंडिया का खरीदेंगे। तो इससे क्या करता है, यूएसए क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको हिंदी में इसी तरह लिखना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है कि कोई भी देश, अगर कोई देश दूसरे देश में सस्ता माल खपा रहा है, तो सामने वाला देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे देश जो है उसके माल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। अब क्या होगा, इंडिया, ये तो क्या है सीधा टैरिफ मींस शुल्क। अब है नॉन टैरिफ बैरियर। क्या है कि इसमें क्या होता है, अमेरिका ने कहा कि यहां से मैंगो जो आ रहे हैं, यहां से जो मैंगो आ रहे हैं, मैंगो की, यस दिस इज मैंगो, यहां से जो मैंगो आ रहा है इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है, पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़क रहे हैं, या फिर यहां से जो अंगूर आ रहे हैं उनमें पेस्टिसाइड ज्यादा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इस आधार पर, और ये यही कहेगा कि पेस्टिसाइड की जो मात्रा है वो 60 ppm होनी चाहिए, जबकि सोचो इंडिया में अगर वो 200 ppm है तो नहीं जा पाएगा। तो इनडायरेक्टली रूप से जो बैरियर लगाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन टैरिफ मींस गैर सीमा शुल्क, गैर शुल्क बैरियर मींस अवरोधक, और ये है अवरोध मींस सीमा जो शुल्क अवरोधक। तो ये दोनों समझना, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड डंपिंग ड्यूटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं व्यापार में, तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण। अगर आपको पसंद आता है माय डियर फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें। साथ में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप अपने व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप स्टेटस है
वहां पर आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ टाइम के लिए माय डियर फ्रेंड्स लगा सकते हो, ताकि इसका प्रसार हो, क्योंकि जो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूं कि इसका जितना प्रसार हो, इसका जितना फायदा मिल सके, वो सभी फायदा सभी को मिले। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।